नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर में सबसे पहले बात शिकंजे में आए हत्यारों की। रांची पुलिस ने वकील मनोज कुमार झा हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से हत्या में इस्तेमाल देसी पिस्टल, कारतूस के अलावा बाइक और कार भी बरामद किया है। एसपी ने बताया कि जमीन विवाद में वकील की हत्या की गई। जमीन पर मुख्य आरोपी अफजर आलम उर्फ लंगड़ा दावा करता था, लेकिन अब तक वो गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने नामजद आरोपी सोनू अंसारी, इमदाद अंसारी उर्फ मुन्ना अंसारी, रिजवान अंसारी, संजीत मांझी और शकील अंसारी को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि वकील की हत्या के बाद आरोपी विवादित जमीन को बेचने की फिराक में थे। साथ ही जमीन को बेचकर मिली रकम को आपस में बंटवारा करते वो 26 जुलाई को रड़गांव में सिविल कोर्ट के वकील मनोज झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कांड में सम्मिलित 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिनके नाम सोनू अंसारी, इमदाद अंसारी, रिजवान अंसारी, संजीत मांझी और शकील अंसारी हैं और इनके पास से कांड में प्रयुक्त हथियार बरामद की गई है। साथ ही जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसका इस्तेमाल किया गया है। साथ ही जिस वाहन से अपराधकर्मी यहाँ से पुरुलिया, आसनसोल या किसी और जगह पे गए थे, उस वाहन की भी बरामदगी की गई है। वहाँ पे ज़मीन का जो एक चल रहा था इशू, जिसमें कि एक मैनेजमेंट के द्वारा उस ज़मीन का देखरेख कार्य के लिए जिम्मा अधिवक्ता जो झाजी हैं उनको दिया गया था। तो आपसी पुरानी रंजिश जो ज़मीन को लेके था, उसी को लेके वहाँ पे उनकी मृत्यु कारित की गई थी। तो रांची में वकील मनोज झा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया, लेकिन धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या की गुत्थी अब तक एसआईटी सुलझाने में नाकाम है। हालांकि एसआईटी का नेतृत्व कर रहे एडीजी अभियान संजय लाटकर ने कहा कि जज हत्याकांड की जांच जारी है और जांच में एसआईटी वैज्ञानिक तकनीक का भी इस्तेमाल कर रही है। संजय लाटकर ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आरोपियों का नार्को टेस्ट भी कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को लेकर 7 दिनों के भीतर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपा जाएगा। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए, एक तरफ वकील मनोज झा हत्याकांड का पुलिस ने आज रांची में खुलासा कर लिया, लेकिन दूसरी तस्वीर देखिए, धनबाद में जज उत्तम आनंद मौत मामले का खुलासा अब तक नहीं हो पाया। एसआईटी अब भी खाक छान रही है। हालांकि एसआईटी की तरफ से कहा जा रहा है कि 7 दिनों के अंदर वो कोर्ट में रिपोर्ट सौंपेंगे और हो सका तो वो जो आरोपी है उनका नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा। तो एक तरफ सफलता मिली है तो दूसरी तरफ अब भी पुलिस खाक छान रही है, सबूतों को तलाश रही है और मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। पलामू पुलिस ने अमन साहू गिरोह के 2 गुर्गों को पकड़ा है। 12 लोटा के रोहित तिवारी और रुपेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों पर मोहम्मदगंज में हुई गोलीबारी में शामिल होने का आरोप लगा है। 8 जुलाई को रेलवे का निर्माण कार्य कर रही कंपनी अशोका बिल्डकॉन के कैंप पर हमला हुआ था, जिसके बाद अपराधियों ने अमन साहू के नाम पर वहां पर्चा भी छोड़ा था। इसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। इस मामले में अमन साहू समेत 8 अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसी के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, तो वहीं बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार अपराधियों के पास एक देसी पिस्टल, एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। सचमुच में यह अमन साहू गैंग के द्वारा ही ये रचित था घटना। हरी तिवारी ने इसमें मुख्य साजिशकर्ता की भूमिका निभाई और हरी तिवारी के कहने पर यहाँ पर जो है दीपक उर्फ दीपू, उसने यहाँ पर स्थानीय रूप से हथियार उपलब्ध कराया। एक शूटर रांची से आया और बाकी 3 यहाँ स्थानीय लड़के थे जिन्हें पैसे का लोभ दिया गया और उन चारों ने कंस्ट्रक्शन साइट पर जाके फायरिंग की। और अब बात जैक में हुए हंगामे की। तो रांची में इंटर के असफल छात्रों ने आज जमकर हंगामा किया है। छात्रों ने जैक कार्यालय के पास हंगामा किया। इस दौरान गेट पर चढ़कर कार्यालय में घुसने की कोशिश भी की गई है। छात्रों का आरोप है कि बड़ी संख्या में छात्रों को फेल कर दिया गया है। ये लोग रिजल्ट में संशोधन की मांग कर रहे थे। इसे लेकर छात्रों ने शिक्षा मंत्री के नाम आवेदन भी दिया, लेकिन इस दौरान काफी देर तक जैक कार्यालय में हंगामा होता रहा। बोकारो में विस्थापित संयुक्त मोर्चा ने 20
बीएसएल के खिलाफ रैली निकाली है। एडीएम बिल्डिंग से पहले राजेंद्र चौक के पास बैरियर लगाकर इनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन यहां विस्थापितों और बीएसएल के होमगार्ड के जवानों के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद एडीएम बिल्डिंग के मुख्य गेट के पास विस्थापित धरने पर बैठ गए। इस दौरान भी उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। विस्थापित संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि मांगों को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। मांगे पूरी नहीं होने पर बीएसएल के सभी गेटों को जाम करने की चेतावनी भी दी गई है। मांग है कि जमीन के बदले नौकरी, मुआवजा और पुनर्वास चाहिए। और बीएसएल ये करने के बजाय आप लोगों को मालूम ही होगा कि ये इंक्रीमेंट प्लांट बनाने के लिए ये विभिन्न कंपनियों को विस्थापित का खाली पड़ी जमीन को ये फिर से सौदा करना चाहता है। रोजगार को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का आदेश एक बार फिर हवाई साबित हुआ है। 23 जून को सीएम ने 1 महीने के भीतर तमाम विसंगतियों को दूर कर विज्ञापन निकालने का आदेश भी दिया, लेकिन 1 महीने बाद भी बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। हालांकि रोजगार को लेकर परीक्षा को सरल बनाने की कवायद जरूर चल रही है। रोजगार को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। 23 जून को सीएम ने अधिकारियों को 1 महीने के भीतर विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन 1 महीने बाद भी एक भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ, जिसे लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। चुनाव से पूर्व और उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी वादा किया था कि पहले वर्ष 5 लाख नौकरियां देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने 2021 को नियुक्ति वर्ष कहा था। ये वर्ष भी आधा से अधिक निकल गया, एक भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ। फिर उन्होंने 23 जून को ट्वीट करके कहा था कि आज उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की है और सारी विसंगतियों को दूर करने के लिए उन्होंने 1 महीने का समय मांगा था और कहा था इस 1 माह के भीतर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन प्रकाशित होने लगेंगे। लेकिन 1 माह से ज्यादा बीत गया और अभी भी कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ है। तो साफ है, या तो मुख्यमंत्री जी जनता को मूर्ख समझते हैं या उन्हें उनके अधिकारी मूर्ख बना रहे हैं। चुनावी घोषणा पत्र में जेएमएम ने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। वहीं सीएम ने 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित कर रखा है, लेकिन नियुक्ति वर्ष में भी अब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिला। इतना ही नहीं, अब तक नियोजन नीति भी नहीं बनी। हालांकि कांग्रेस ने सरकार का बचाव किया है। सारे विभागों का जो मामला है वो समीक्षा के उपरांत मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ चुका है और हर मामले का विधि विभाग से भी राय मशवरा करने का बात कही जा रही है। तो हम कहीं ना कहीं एक निश्चित स्थान पे जरूर बहुत जल्द पहुंचेंगे। हेमंत सरकार ने रघुवर सरकार की नियोजन नीति को रद्द कर दिया था, लेकिन अब तक नई नियोजन नीति भी नहीं बनी। ऐसे में रोजगार की आस में राज्य के युवा ठगा महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर हैशटैग झारखंड युवा मांगे रोजगार लगातार ट्रोल हो रहा है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला टीम की इस कामयाबी पर सिमडेगा में एक बार फिर ढोल और नगाड़े बजे हैं। ओलंपिक गेम्स में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन की खुशी में हॉकी की नर्सरी में ऐसा जश्न मना जो हमेशा याद रहेगा। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में एक बार फिर आन बान और शान के साथ तिरंगा लहरा रहा है। हर तरफ जश्न का माहौल है। हिप हिप हुर्रे और चक दे इंडिया के नारे लग रहे हैं। तो ढोल नगाड़ों की धुन पर हॉकी की युवा पौध सड़क पर जुलूस निकाले जा रही है। जश्न भला मनाए भी तो क्यों नहीं, देश की बहादुर बेटियों ने इतिहास जो रच दिया है। जब से टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल मैच में पुरुषों के बाद महिला हॉकी टीम की जीतने की खबर आई, तब से सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में नगाड़े का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा। हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि वो अभी ओलंपिक खेल रहे हैं और सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। दोनों ही टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और आगे भी फाइनल तक खेले और गोल्ड मेडल लाए।
टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य के रूप में झारखंड की 2 बेटियां सलीमा टेटे और निक्की प्रधान इस समय पूरा दमखम दिखा रही हैं। सलीमा टेटे ने तो सालों सिमडेगा के इसी हरे भरे एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में पसीना बहाया है, तो अपनी बहादुर बेटी की इस सफलता पर सिमडेगा को भी भरपूर गर्व है। इसलिए ओलंपिक गेम्स में भारतीय टीम की सफलता की खुशी में सिमडेगा के कोने कोने में जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। बहुत दिन बाद 40-45 साल बाद ओलंपिक में हम लोग क्वार्टर फाइनल जीते और फाइनल में प्रवेश किए। पहला अवसर है जब भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। हम उम्मीद करेंगे और शुभकामनाएं देंगे और दुआ करेंगे कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में जीतकर फाइनल भी खेले और फाइनल भी जीते और पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में भारत का परचम लहराए। तो सिमडेगा और झारखंड ही नहीं, पूरा देश गोल्ड मांग रहा है। उम्मीद है जाबाज बेटियां देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी और हॉकी ग्राउंड में दमखम लगाकर दिखा देंगी कि वो किसी से कम नहीं है। श्रीरामपुरी, न्यूज़ 18, सिमडेगा। और इधर सिमडेगा डीसी ने भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी और साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल मैच के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। रिजोल्यूट परफॉर्मेंस, तो उससे बड़ा गर्व हुआ। बेहतरीन डिफेंडिंग, टाइमली गोल, ये सभी कुछ था। और इसके उपरांत मैं कहूँगा आप जीते या ना जीते, लेकिन जो आपको करना था, जो जज्बा जगाना था, जो विश्व चैंपियन को हरा के आपने प्रूव किया है, उससे जो बढ़ावा मिलेगा, उससे जो जोश पैदा होगा, उससे जो अगली पीढ़ियाँ आएंगी और नया जज्बा पैदा होगा, इसका कोई भी तोड़ नहीं है। और इसके लिए जो हम सभी जिलेवासी ही नहीं, पूरा राज्य जो है वो सलीमा और निक्की का जो है आभार हम लोग प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि आप गोल्ड, सिल्वर या ब्रोंज जो हो सके अपना बेस्ट जीत कर आइए। हम सभी आपके साथ हैं, सभी की दुआएं आपके साथ हैं। झारखंड सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता चतरा में अपने गांव में इन दिनों खेती में व्यस्त हैं। मंत्री ने न सिर्फ खुद हल चलाया बल्कि धान रोपनी भी की। इस मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि किसान परिवार से होने के कारण शुरू से ही उनकी दिलचस्पी खेतों में रही है। ऐसे में हर साल अपने गांव में वो धान रोपनी करते हैं। रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोविड गाइडलाइन के तहत मोरहाबादी मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसे लेकर रांची डीसी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। डीसी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में अधिकतम 3000 लोग शामिल हो सकेंगे, लेकिन 60 साल से ज्यादा और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं है। वहीं कल्चरल प्रोग्राम और प्रभात फेरी का भी आयोजन नहीं होगा, सिर्फ झंडोत्तोलन और सीएम का संबोधन होगा। एसएसपी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा पुख्ता किए जा रहे हैं, वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को भी ठीक किया जाएगा। आज 15 अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग आउट की गई थी, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं पार्टिसिपेंट्स, जिनका प्लाटून होना है, सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के, जैप के सारे पदाधिकारी मौजूद थे यहाँ पे। और पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से परेड का संचालन, परेड की क्वालिटी, साथ ही उसका जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग होता है वो, विधि व्यवस्था संधारण, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल अलाउ किया जाएगा मोरहाबादी पर। इसमें 10 साल से नीचे और 60 साल से ऊपर वालों को वो घर में रहें और झारगॉव के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट होगा तो लाइव ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं। इस बार कोई भी कल्चरल प्रोग्राम, कोई भी प्रभात फेरी या किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। हम भी रोक दिए, बोलो नीचे उतरो। मैं बोलो भाई बात क्या किया? मैं बोलो तुम उतरेगा कि नहीं? तुरंत गन निकाल लिया बोले। धनबाद स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा। रेल मंत्रालय ने धनबाद, सीतामढ़ी, बरौनी, दरभंगा और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को विकसित करने का फैसला लिया है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण इन स्टेशनों को विकसित करेगा और इसके तहत यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिया जाएगा, जहां वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होगी। तो वहीं रेलवे की जमीन पर मॉल और मल्टीपर्पज बिल्डिंग भी बनाई जाएगी। यात्रियों के आगमन और प्रस्थान के लिए अलग अलग गेट होंगे। वहीं पीने के पानी, एटीएम और इंटरनेट की सुविधा भी होगी। कुछ स्टेशन को और रिडेवलपमेंट में सम्मिलित किया गया है, जिसमें धनबाद स्टेशन भी है। धनबाद स्टेशन एशिया का इंपॉर्टेंट स्टेशन है, जो सम्मिलित किया है, खुशी की बात है। इसको आरबीएनएल डेवलप करेगा, कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज, एमिनिटीज वगैरह डेवलप किया जाएगा। बुलेटिन में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।